भोला नगर एक खुशहाल गांव था। उस गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था। सभी एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहा करते, जैसे एक परिवार रहता है। और रहते भी क्यों ना, माना जाता है कि उस गांव में स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। ऐसे ही एक दिन रघु नाम का एक लड़का शहर से गांव में आता है, जहां वो देखता है कि गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ और भी लोग धूप में बैठकर धूप सेक रहे हैं। उनको देखकर रघु उन सभी के पास जाता है और एक लड़की से बोलता है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इस गांव में सरकार की तरफ से इस गांव का दौरा करने आया हूँ और मैं यहाँ नया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए। अगर आप मुझे कोई होटल बता देते जिसमें मैं रुक जाता तो आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी होती। अरे साहब, हमारे गांव में कोई होटल पोटल नहीं होता है। होटल नहीं है तो यहाँ पर आए हुए लोग स्टे कैसे करते हैं? रघु की बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम ललित था, रघु से कहता है। अरे साहब, यहाँ पर कोई होटल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम सभी गांव वाले किसी को बाहर होटल में नहीं रुकने देते, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसको हम अपना परिवार जैसे मानते हैं। ऐसे तो न जाने कितने ही लोग आते होंगे, तो क्या आप सभी को पनाह देते हैं? हाँ बिटवा, हम यहाँ पर सभी को बना देते हैं। क्या है कि हम सभी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। आप सभी यात्रियों का खर्चा कैसे उठाते हैं? मतलब जैसा आपने अभी कहा कि आप सभी को पनाह देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पनाह देने के साथ साथ आप सभी लोग उनका खर्चा भी उठाते होंगे। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बोले हैं। हम सब मिलकर यहाँ आए हुए यात्रियों का खर्चा उठाते हैं। पर आप लोग उनका खर्चा उठा कैसे लेते हो? मेरा मतलब है कि आज की दुनिया इतनी महंगी हो रही है और फिर भी आप सभी लोग। तुम इस गांव का दौरा करने आए थे ना, चलो हम बताते हैं तुमको इस गांव का राज। इतना बोलकर ललित रघु को अपने साथ भोलेनाथ के मंदिर में ले जाता है और उनकी तरफ हाथ से इशारा करके बोलता है। बेटा, ये भगवान की मूर्ति देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ बाबा जी, पर आप मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आए हो? वो इसीलिए क्योंकि हमारे ये भोलेनाथ हमें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। हम जितना खर्च करते हैं हमारे शिव जी हमारे लिए उतना ही करते हैं। उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर है, बस इसीलिए हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। रघु को ललित की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसकी बात को काटते हुए बोलता है। ये सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे रहने का इंतजाम तो कीजिए, मैं रहूंगा कहाँ? बेटा, वो भी हो जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने को पनाह दूंगा। इस तरह अब ललित रघु को अपने घर ले जाता है और रघु भी अब ललित के घर में जाकर थोड़ी देर लेट जाता है। रघु आराम कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। रघु, पहुँच गए आप? हाँ पहुँच तो गया, पर मैं बहुत थक गया हूँ रीना। मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ। अच्छा, अगर सो जाओगे तो अपना काम कैसे करोगे? यार वो मैं कल कर लूंगा। अच्छा चलो तुम अपने ऑफिस का वर्क खत्म करो, तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। रानी उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रघु कॉल काट देता है और सो जाता है। उसको सोए काफी देर हो जाती है, पर वो अभी तक नहीं उठता। उसको इतनी देर सोता देखकर ललित अपनी बेटी रानी से कहता है। रानी बेटा, वो नया लड़का काफी देर से सो रहा है, जा जरा उसको उठा दे। उठ जाएगा तो कुछ खा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूखा ही रह जाए। जी बाबूजी, मैं भी रघु को उठा कर लाती हूँ। रानी अब रघु के पास जाती है और उसको उठाने लगती है, लेकिन रघु अब तक नहीं जागता और रानी भी अब उसे छोड़कर चली जाती है। देर रात जब रघु की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो गई है। घनी काली रात देखकर रघु खुद से कहता है। ओह गॉड, रात हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गया। रघु खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहां वो देखता है कि खिड़की पर किसी की परछाई है। वो परछाई किसकी है, बस यही जानने के लिए रघु उस खिड़की के पास जाता है और जैसे ही वो खिड़की का दरवाजा खोलता है तो उसको वहां कोई नजर नहीं आता। ये देखकर रघु लंबी सांस लेते हुए खुद से कहता है। थैंक गॉड, यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो डर ही गया था। रघु के इतना बोलते ही उसके फोन की बेल बजने लगती है। एक तरफ रघु की फोन की बेल बज रही थी तो वहीं रघु के कानों में ठंडे हवाओं की सनसनाहट वाली आवाजें आ रही थी। रघु मानो उन हवाओं की आवाज में इतना खो जाता है कि उसको अपने फोन की बेल तक सुनाई नहीं देती। रघु बस खिड़की पर खड़े होकर उन हवाओं को महसूस कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और रघु अचानक ही होश में आता है। रघु के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था।
ऐसी हरकत देखकर रघु के पसीने छूट जाते हैं। कौन है इतनी रात को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ है कौन। रघु अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक बार फिर उसका फोन बजने लगता है और जब वो फोन हाथ में लेता है तो उसके फोन पर अननोन नंबर का कॉल देखकर रघु उस कॉल को रिसीव करता है। कौन? मैं हूँ इस गांव की मौत। इस गांव में तू नया आया है और मैं तुझे सतर्क कर रही हूँ कि इस गांव से ही चले जा और जाते हुए मेरा एक काम जरूर करके जाना। इस गांव वालों को बोल देना कि मैं उनकी मौत वापस आ गई है। अब उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कौन है? कौन है फोन पर? मैंने तुझे जितना बताना था बता दिया और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू भी यहाँ से चले जा, नहीं तो तू भी अपनी जान से जाएगा। इतना बोलकर फोन अपने आप कट जाता है। ये सब कुछ देखकर रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहें कि ये सब पहली बार देखकर रघु के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी लाइफ में ये सब कुछ कभी नहीं हुआ था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए। रघु की पूरी रात अब डर में गुजरती है। अब जब सुबह होती है तो रघु ललित से कहता है, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या सच में इस गांव पर शिव जी का हाथ है और यहाँ क्या कोई बुरी शक्ति है? क्यों बेटा, ये बात क्यों पूछ रहा है? बाबा बताओ ना, यहाँ कोई बुरी शक्ति है और क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाँ बेटा, अगर भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बाबा, कल रात मेरे साथ कुछ अजीब अजीब नहीं, बहुत अजीब हुआ था। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था? अरे बेटा बता, तभी तो मैं तुझे बताऊंगा ना कि क्या सच है और क्या नहीं। बाबा की बात सुनकर रघु रात की सारी बात ललित को बता देता है। ये जानने के बाद ललित के माथे पर भी डर का शिकन था, पर फिर भी ललित रघु को दिलासा देते हुए कहता है, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रात को तुम्हारे साथ इस तरह कुछ अनहोनी हुई है तो मैं तुम्हें भोलेनाथ के पैरों वाली बबूत का ताबीज बना कर दे देता हूँ। उससे तुम्हें कोई सपना नहीं आएगा। ललित उसके इस डर को सपने का नाम दे देता है और उसको उसके कमरे में भेज देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ललित सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और ललित सब बातें बताता है। उसकी बात सुनकर गांव की एक औरत ललित को जवाब देते हुए कहती है, इसका मतलब वो वापस आ गई। उसने हमको कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि उसके निशाने पर सबसे पहले रघु है। बाबा, हमें रघु को बचाना होगा, नहीं तो। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने रघु को भोलेनाथ का ताबीज दे दिया है, उसको कुछ नहीं हो सकता। पर जो भी है, हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो। सभी आपस में बात करने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अचानक आंधी आने लगती है। गांव में आंधी इतनी तेज थी कि गांव में रखी चीजें उड़कर इधर उधर जा रही थी। ये देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं। साथ ही ललित रघु को कॉल करके कहता है, रघु बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तू ना तो उस ताबीज को उतारना और ना ही कमरे से बाहर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर बाबा, हुआ क्या है? बेटा, मैंने तुझे जितना कहा है तू बस उतना ही कर। अपनी बात पूरी करके ललित कॉल कट कर देता है। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वो सारी लाइट्स जलाकर खिड़कियों पर पर्दे लगाकर सो जाता है। पर आखिर क्या है जो इन गांव वालों के साथ रघु के पीछे पड़ा है? आखिर क्या है ये?